डे 3 को अगर लास्ट ओवर से पहले सम अप करना हो, इंडिया ने जो वो लास्ट ओवर डाला उससे पहले हम यही कहेंगे कि हाथ में आया मुंह ना लगा। यानी कि पूरा दिन इंडिया ने डोमिनेट किया, इंडिया ने बहुत अच्छा खेला और कहीं ना कहीं जाते जाते या एट द एंड ऑफ द डे हमने जिस तरह विकेट्स गंवाई और जिस तरह केवल और केवल स्कोर को लेवल ही कर पाए, कहीं ना कहीं हमारे हाथ में आई थी चीज, बट पूरी तरह से मुंह पे नहीं लग सकी और स्कोर हो गए लेवल। हालांकि आतिशी पारी फ्रॉम केएल राहुल, क्योंकि सेंचुरी आई है भाई साहब, और इसके अलावा भी सभी तरफ से कंट्रीब्यूशंस, चाहे आप जडेजा की कंट्रीब्यूशन ले लो, चाहे आप पंत की कंट्रीब्यूशन ले लो, एंड अक्रॉस दी प्लेयर्स सभी ने कुछ ना कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन की और दे वर लुकिंग गुड। और कहीं ना कहीं वो लास्ट ओवर जो इंडिया ने डाला इंग्लैंड को, बट वही सारा मेला लूट कर ले गया, क्योंकि वहां पर लड़ाई हो गई। और आजकल का तो फैशन है ना, कंट्रोवर्सी या लड़ाइयां ही ज्यादा बिकती हैं, और ये हमारे इंडियन प्लेयर्स को भी पता है। अग्रेशन दिखाना, अग्रेशन करना, ये सब हमारे इंडियन प्लेयर्स को भी पता है कि ये सब कुछ कर कर दिखाएंगे तो आपका एक लोहा माना जाएगा। सिमिलर शुभमन गिल टाइम एंड टाइम अगेन इस सीरीज में हमें देख रहे हैं। वो शुभमन गिल जो आईपीएल में उस तरह अग्रेशन नहीं दिखाते हैं, वो शुभमन गिल जो आज से पहले इस तरह का अग्रेशन नहीं दिखाते थे, ऑल ऑफ अ सडन इस सीरीज में उनका अग्रेशन, उनके हैंड जेस्चर्स इस तरह बाहर आ रहे हैं कि जैसे वो किसी को प्रूव करना चाहते हैं या वो अपनी एक इमेज दिखाना चाहते हैं कि मेरी वो स्वीट स्वीट इमेज नहीं है, मेरी इमेज वो हार्डकोर वाली इमेज है और मैं विराट कोहली के नक्शे कदमों पे चलकर उस तरह का अग्रेशन दिखा सकता हूं। वेल, अंदर से पंजाबी हैं या है पंजाबी, तो अग्रेशन तो होगा ही होगा। मे बी आज तक वो इस अग्रेशन को दबाकर चल रहे थे क्योंकि अच्छे गुड बॉय वाली लिस्ट दिखानी थी, गुड बॉय बनकर दिखाना था, और अब वो नेचुरल शुभमन गिल बाहर आ रहा है। दिस इज व्हाट आई बिलीव, नेचुरल शुभमन गिल अब बाहर आ रहा है। और बहुत हुआ वो नॉटी नॉटी, या शुड आई से बहुत हुआ वो क्यूट क्यूट वाला शुभमन गिल, अब नॉटी नॉटी की है बारी। दिस इज व्हाट आई बिलीव। बट द फाइट, उस फाइट में हुआ क्या? वेल, इंग्लैंड चाहता था कि 6 बॉलों के बाद 7वीं बॉल ना डले किसी भी तरह, यानी कि दूसरा ओवर ना डले, और इंडिया चाहता था कि कहीं से एक ओवर और या एक विकेट आ जाए। और जो ये 10 विकेटें लेने का जंजाल बना हुआ है, प्रॉब्लम बनी हुई है 10 विकेटें निकालने की, क्योंकि पिच इतनी स्लो है, पिच में कुछ दम प्राण नहीं है, पिच में बॉल आनी लगभग इम्पॉसिबल हो जाती है वंस इट गेट्स ओल्ड, दिस एंड दैट। तो उस वजह से इंडिया चाहता था किसी तरह 2 ओवर डाले जाएं, बिकॉज देयर आर चांसेस, क्रिकेट में यह मशहूर है कि देयर आर चांसेस, पूरा दिन आपको विकेट ना मिल रही हो बट सेशन की एंड में जाकर विकेट गिरने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। यही हमने रिसेंटली देखा था बुमराह के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था, याद है ना? वहां पर भी हल्की सी लड़ाई होनी शुरू हो गई थी जब नॉन स्ट्राइकर एंड पर कौनसा था और स्ट्राइकर्स एंड पे आई थिंक लबूशा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या उस्मान ख्वाजा था, आई थिंक उस्मान ख्वाजा था। वहां पर भी किस तरह लास्ट ओवर में विकेट निकाल दी थी और पूरा ड्रामा क्रिएट हुआ था। सिमिलर यहां पर भी वो ड्रामा हो रहा था या ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश चल रही थी। जैक क्राउली पहले ये दोनों ओपनर्स कहते हैं लेट आए हैं, वहां पर भी 1-2 मिनट उन्होंने खराब कर दिए। फिर जब मैच शुरू हुआ या इंडिया ने बॉलिंग करनी शुरू की, वहां पर भी जैक क्रॉली ने मल्टीपल टाइम्स, 2 टाइम्स एटलीस्ट आई थिंक, बुमराह को आते रोका। देन उसके 5वीं बॉल थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैक क्रॉली के हल्की सी टच की या हाथ लगी डिफेंड करते हुए, तो राइटली उन्होंने बुला लिया अपना फिजियो कि आकर भाई चेक करो, क्योंकि ये तो वक्त की भी बात है। अब इसी के अगेंस्ट कंट्रोवर्सी क्या हो रही है? कुछ भी इंग्लैंड ने ऐसा नहीं किया जो एक्सपेक्टेड नहीं था, अदर देन जो वो आए 2 या 1 मिनट लेट। अब उसके ऊपर तो आईसीसी चेक करेगा या उसके ऊपर रेफरीज को चेक करना होगा, एम्पायर्स को चेक करना होगा। बट जो कंट्रोवर्सी हुई वो फील्ड वाली जो 1 से लेकर 6ठी बॉल तक हुई, उसमें यही था कि इंग्लैंड टाइम वेस्ट करना ही चाहता था, जो कि राइटली सो है, ऐसा होना ही था। उसके अगेंस्ट अग्रेसिव इंडिया एक्सपेक्टेड था, बट आजकल ओवर एग्रेसिव इंडिया होना ये कुछ ज्यादा बिकता है और ये कुछ ज्यादा आपको एक लाइमलाइट में लेकर जाता है। और हम बीइंग इंडियन, हमें इंडिया के तौर पर इंडिया की फेवर तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इसी अग्रेशन को ड्रामा अग्रेशन करना शुरू कर देंगे तो हमारे ऊपर ही देशद्रोह या गद्दारियों के टैग लगने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस इस चीज को, हकीकत को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि इंडिया एक्चुअली कोई बहुत अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल रहा था इससे पहले, कि जहां वो मोशन को पूरी तरह से उनके ऊपर लेकर जाए या पूरी तरह से अग्रेसिव अप्रोच के साथ मैच को खेल रहा था। इंडिया भी बहुत डिफेंसिव और आराम से ही खेल रहा था। उसका दोष हम पिच पे लगाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि इंग्लैंड ने भी यही किया था। बट अगर आपके पास मौका है और आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, आप गुडी बॉय बनकर शायद सिर्फ और सिर्फ विद इन टीम अपने रिलेशंस की वजह से रह सकते हो, बट जब आपके
आपके रन आते हैं, जो कि शुभमन गिल की इस सिचुएशन में रन आए हुए हैं, देन आपकी इमेज बिल्डिंग का भी एक प्रोसेस आप कर सकते हैं साथ ही साथ, जो कि मुझे लग रहा है शुभमन गिल कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं। रिजल्ट अभी तक उनके फेवर में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स रन जो खुद स्कोर कर रहे हैं। वंस उनका बैट शांत हुआ या वंस उनके बैट में से प्रॉब्लम आई या वंस इवन इस टेस्ट मैच में अगर ये एग्रेशन आपके ऊपर रिवर्स पड़ गया, इट विल बी अ प्रॉब्लम। बट यही एग्रेशन अगर टीम इंडिया को पंप अप कर गया और ये एग्रेशन जेन्युइन है, ये एग्रेशन वाकई ही एक दमदार एग्रेशन है। एक वो एग्रेशन था जो लॉर्ड्स में हमने देखा था कि अगले 60 ओवर आपको कहीं ना कहीं बदतर बना देने होंगे इनके लिए, और मुझे कोई हंसता नहीं दिखना चाहिए। हालांकि हंसते वाली कहानी तो आजकल टीम इंडिया में नहीं है, क्योंकि जब ये मैच खत्म हुआ, अगर आपने वहां देखा होगा, जब ये प्लेयर्स जा रहे थे सिराज से लेकर सभी हंसना तो शुरू कर गए थे, बट ऑब्वियसली वो सरकास्टिक हंसी थी या वो जेन्युइन हंसी थी, ये इस तरह चलता है। बट एनीवेज, अगर तो इंग्लैंड ने एक्टिवेट कर दिया है हमारे जोश को, हमारे इंडियन प्लेयर्स के जोश को, देन इंग्लैंड के लिए डे 4 नरक से कम नहीं होने वाला, और ये कंट्रोवर्शियल डे होने वाला है, क्योंकि आई एम श्योर टीम इंडिया पूरी तरह से चढ़ेगी इंग्लैंड के ओपनर्स और इंग्लैंड के बैट्समैन पे ऊपर आकर। कहीं ना कहीं टीम इंडिया ताने भी करेगी, कहीं ना कहीं एग्रेसिव बोल भी बोले जाएंगे, कहीं ना कहीं लड़ाई और पूरा पंप्ड अप टीम इंडिया फील्ड पर होगी। अब उस टीम इंडिया के पंप्ड अप में अगर तो इंग्लैंड अपनी बेसबॉल, अपनी नेचुरल क्रिकेट या एक सही मेंटालिटी से क्रिकेट खेला और 300 पार कर कर ले गया, इंडिया को लेने के देने पड़ जाएंगे। और तब भी हालांकि ये अप्रोच रहेगी कि इंडिया चेस कैसे करेगा, बट अगर यही अग्रेशन की वजह से इंग्लैंड 200, 250 उसके आसपास अगर ऑल आउट हो जाता है, तो आई थिंक टीम इंडिया डेफिनेटली कुछ लेकर ही जाएगा, और इस मैच का रिजल्ट टीम इंडिया की फेवर में आने के लिए शायद इट विल बी अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि इंग्लैंड को डे 4 पर, विद इन डे 4 पर आप निकालो, चाहे आप 200, 250, लगभग 250, 60, 70 तक लेकर जाओ, ऑल आउट कर दो या आउट करो, तो आपके लिए डेफिनेटली चेज करने के लिए वक्त भी बचेगा, और डेफिनेटली आपने अपने अग्रेशन को सही साबित भी कर दिया। बट लेट्स हैव लिटिल बिट रियलिटी ऑल्सो, क्या टीम इंडिया पूरा दिन वाकई अग्रेसिव क्रिकेट खेल रही थी? आई डोंट थिंक सो। अगर आप इनकी स्ट्राइक रेट्स देखो ओवरऑल टीम इंडिया के बैट्समैन की, अदर देन यशस्वी जायसवाल जिसने 13 रन 8 बॉलों में मारे, उसके अलावा सबकी स्ट्राइक रेट थी 56, यानी कि 56, 64, 36, 66, 54, 32, 30, 70। सो दैट मीन्स सभी प्रॉपरली टेस्ट मैच के लिए आराम से ही खेल रहे थे, कोई जल्दबाजी नहीं थी। केएल राहुल ने 56 की 56 की स्ट्राइक रेट से रन मारे हैं, 40 करुण नायर ने 64 से मारे हैं, उसके अलावा 74 पंत ने 66 की स्ट्राइक रेट से मारे हैं, रविंद्र जडेजा 72 54 की स्ट्राइक रेट से, रेड्डी 30 की स्ट्राइक रेट से, 23 वॉशिंगटन सुंदर के 30 की स्ट्राइक रेट से। दैट मीन्स अग्रेशन कोई पार्ट नहीं था, ये भी टाइम को प्ले कर रहे थे, ये भी धीरे धीरे रन के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे थे, और शायद इसीलिए जो लिटिल कोलैप्स हुई, क्योंकि अगर आप डिफेंसिव में जाओगे, अगर आपका डिफेंस में कहीं हेराफेरी है या आपके अगेंस्ट अगर कहीं ना कहीं बेसिकली डिफेंस ज़्यादा करोगे तो फंस भी सकते हो, बट अगर आपका डिफेंस पे आपको कहीं ना कहीं पूरा भरोसा है, यू कैन मेक रन्स। यही हमारे इंडियंस ने या हमारी इंडियन टीम ने किया, रन्स बराबर लाकर खड़े कर दिए। तो अब बॉल इज इन इंग्लैंड्स कोर्ट। इंग्लैंड क्या करना चाहता है? क्या इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को जीतना चाहता है? यह पहले दिन जो हमने देखा कि इंग्लैंड की अप्रोच नॉट सो अग्रेसिव या नॉट सो बेसबॉल किस्म की थी, और वो मानकर चल रहे हैं कि ये पिच स्लो पिच है, ये पिच पे इसी तरह रन बनेंगे, इस पे ज़्यादा ओवरडू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरडू करने जाओगे तो विकेट्स गिर सकते हैं। तो इंग्लैंड की बॉल या इंग्लैंड के कोर्ट में है बॉल, अब ये चौथे दिन पे क्या करेंगे? क्या हम एक अग्रेसिव इंग्लैंड को देखेंगे जो इंग्लैंड 330, 300 के पार रन बना सकती है या बनाएगी, और ये सोचेगी ये एग्रेशन वाले रन बनाकर टीम इंडिया को बैटिंग दी जाए, जो कि इंग्लैंड की मजबूरी भी है, इंग्लैंड की जरूरत भी है? या ये वो इंग्लैंड है जो हमने डे 1 पर देखी? जो रूट के अलावा भी ये इंटरेस्टिंग होगा किस तरह टीम हैंडल करेगी अपने आप को, या डे 1 पर जिस तरह का हमने इंग्लैंड देखा कि धीरे धीरे टुक टुक कर कर 250 रन मारो दिन में और विकेटें बचाओ, क्या ये वो इंग्लैंड टीम हमें डे 4 पर देखेगी? और इस फाइट का अग्रेशन किस लेवल पर? क्योंकि अब जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हमारे आकाशदीप पूरी तरह से पम्प्ड अप हुए होने चाहिए, और हमें भी पता है कि नई बॉल से ही इंपैक्ट करो, और नई बॉल अगर हमने वेस्ट की तो 15-20 ओवरों के बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं कुछ करने लायक, क्योंकि इस पिच पे उस तरह हेल्प नहीं मिल रही है। आई विल बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर ये सब हालात हैं इस पिच के, तो वॉशिंगटन के अलावा रविंद्र जडेजा यहां पर स्पिन किस तरह करने वाले हैं, और मे बी हम इंग्लैंड को स्पिन ट्रैप में फंसा सकते हैं, क्योंकि ये पिच अगर
फास्ट बॉलर्स को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हेल्प नहीं कर रही है, तो वाई नॉट स्पिनर्स? स्पिनर्स कैन डू वंडर्स। और अगर इन तरह के पिचेस में हमारे स्पिनर्स काम नहीं आएंगे तो हम अपने स्पिनर्स को खिला क्यों रहे हैं? क्यों नहीं उनकी जगह हम डायरेक्टली फास्ट एंड फास्ट बॉलर्स खिला रहे हैं? सिर्फ ओवर रन रेट को मेंटेन करने के लिए खिला रहे हैं क्या? तो आई एक्सपेक्ट बहुत एक कि आपका पहला स्पेल किस तरह गिरता है, जिसमें बुमराह से लेकर आपकी पूरी टीम और नई बॉल 10-15 ओवर, उसके बाद स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल मुझे दिखता है। अगर इंग्लैंड वाकई जीतना चाहता है, दे हैव टू स्कोर 300 प्लस रन, पूरा दिन आपके पास है। और अगर इंग्लैंड आज फंसा या डे 4 पर फंसा तो भैया तैयारियां करो, इंडिया इतना गंदा अप्रोच से नहीं खेलेगा कि जहां वो 300-250 के आसपास रन ना मार सके। बाकी इस फाइट का फायदा मिलेगा इंडिया को या इंग्लैंड को, ये देखने वाली बात होगी। अग्रेशन कितना काम आएगा वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि थिंग्स आर न्यूट्रल। 2 रन की इंग्लैंड की लीड, वो भी आपके लास्ट ओवर में 2 रन आए हैं, तो दैट मीन्स हियर इंग्लैंड हैव टू डिसाइड कि वो जीतना चाहते हैं या ड्रॉ करना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो जीतना चाहते हैं तो उनके रन्स दिखने चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। फिर इंडिया 5वें दिन पर कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि आप जीतने के लिए गए या नहीं गए। बट अगर इंग्लैंड पहले सेशन में पता लग जाएगा डिफेंसिव अप्रोच लेकर उतरा, दैट मीन्स इंग्लैंड का वही हिसाब किताब है कि इस पिच पर आप 10 विकेटें नहीं निकाल पाओगे, नो मैटर आप कितना टोटल यहां पर दे दो। सो इंस्टेड ऑफ जाकर कुछ टोटल पोस्ट करना और अपने आप को विकेट दिलवाने के चांस में रखना या अपने आप की विकेट गिरवाने के चांस में रखना, इससे अच्छा डे खेलो और वो स्ट्रेटेजी जो इंडिया को तंग करने वाली स्ट्रेटेजी है, इंडिया को बॉलिंग करवाओ सो दैट नेक्स्ट टेस्ट मैच के लिए ये टायर्ड आए, या इन्हें बताया जाए कि हमें तुमने जितना फील्ड पर रखा था लास्ट टेस्ट मैच में उसका बदला 2.0 हम अपनी तरफ से ले रहे हैं। सो लेट अस सी इंग्लैंड की अप्रोच क्या होती है। फॉर मी आई थिंक इंग्लैंड शुड एट लीस्ट ट्राई कि अपना नेचुरल क्रिकेट खेला जाए। नेचुरल क्रिकेट में आप 10 विकेटें एक दिन में इस पिच पर गिराने मुझे नहीं लगता आपके ज़्यादा बड़े चांसेस हैं। बट अगर आप तुक्का क्रिकेट खेलना होगे फिर आपको स्पिनर्स ले डूबेंगे इस पिच पर, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आप एक प्रॉपर क्रिकेट खेलना चाहते हो या आप लप्पा क्रिकेट खेलोगे या आप पूरी तरह से अपनी शैल में जाओगे। और इंडिया के इस अग्रेशन से, क्योंकि अब इंडिया को पता है इस कंट्रोवर्सी के बाद उनका अग्रेशन में आना, उनका और ज़्यादा एनिमेट होना, उनका और ज़्यादा वो करना वो ज़रूरी है। तो अब हम किस लेवल पर जाकर इस बार को रेस करने वाले हैं, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और वैसे भी डे 4 प्रॉपर क्रिकेट वाले जो है वो क्रिकेट के लिए देखेंगे, बट अब ज़्यादा आई बॉल सिर्फ और सिर्फ इस कंट्रोवर्सी की वजह से होंगी। और मैं अगेन कह रहा हूँ, हालांकि कई लोग कहेंगे कि डे 4 पर जाकर इंग्लैंड डिसाइड नहीं कर सकती कि क्या करना है, मुझे लगता है इंग्लैंड डिसाइड कर सकती है डिपेंडिंग, क्योंकि अगर वो सिर्फ और सिर्फ टुक टुक करना है उतरे तो आई हैव माई डाउट्स कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड नेचुरली विकेट गिराएगी तो बात और है, बट इंग्लैंड अपनी अप्रोच बता देगी तो वहां से फिर इंडिया का जीतना पॉसिबल शायद उतना ना हो। हाँ, अगर इंग्लैंड एक न्यूट्रल या एक अग्रेसिव अप्रोच से उतरी तब हमें पता लगेगा कि हमारे जीतने का चांस भी उतना हाई हो जाएगा। वाई? बिकॉज तब इंग्लैंड एक सब्सटेंशियल जो भी टोटल बनाएगा, चाहे 250 ही आपको टोटल दे, तो फील्ड पर वो डिफेंसिव नहीं उतरेगा। सपोज आप डिफेंसिव या आप एक डिफेंसिव टुक टुक अप्रोच पे उतरे होगा एज ए इंग्लैंड और आपने लगभग 200, 220, 230 रन बना दिए हैं, तो आप पहली बॉल से ही अगर फील्ड डिफेंसिव पे उतर आओगे तो इस पिच पर वैसे भी रन मारने मुश्किल हैं। और अगर इंग्लैंड फील्डिंग के वक्त अपने फील्डिंग को डिफेंसिव कर दे या अल्ट्रा डिफेंसिव कर दे, इट विल नॉट बी दैट ईजी। सो आई बिलीव डे 4 विल डिसाइड। और डे 4 में हम वही आ गए हैं जब हम पहले दिन पे जहाँ थे। फर्क बस इतना है कि अब ये टेस्ट मैच एक एक इनिंग का रह गया है और इंग्लैंड विल डिसाइड पहले सेशन में कि क्या इंग्लैंड जीतना चाहता है, क्योंकि अगर इंग्लैंड जीतना चाहता है तो इंडिया का भी बराबर चांस रहेगा, या इंग्लैंड समझता है कि उनमें दम नहीं है, इंग्लैंड में दम नहीं है कि इंडिया की 10 विकेटें निकाल पाए नो मैटर व्हाट, तो इंग्लैंड डिफेंसिव अप्रोच पे उतरेगा और इंडिया किस अग्रेशन से उतरेगा और क्या उस अग्रेशन से उतरकर इस पिच पर विकेट मिल सकती है। सो फार तो नहीं लग रहा। एक आधी विकेट गिरनी एक बात और है, बट पूरी टीम को निकालना अभी तक इट हैज़ बी नॉट पॉसिबल, उतना नहीं हुआ है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया इस टेस्ट मैच को यहाँ से जीत सकती है या फोर्स कर सकती है एक जीत को, या इंग्लैंड यहाँ से इंडिया को बाहर कर सकता है टेस्ट मैच से ज़्यादा, बट खुद की जीत विल बी ए ट्रिकी। और इंग्लैंड की अप्रोच क्या रहेगी? और ये जो कंट्रोवर्सी हुई है लास्ट ओवर में, इसमें वाकई इंग्लैंड का कसूर था या इंडिया ने थोड़ा सा ओवरडू कर दिया, या यही बढ़िया था एटलीस्ट पूरा बोरिंग 3 डे या 3rd डे तक स्कोर लेवल तक पहुंचते पहुंचते ये एग्रेशन कहीं ना कहीं हाईलाइट ऑफ द डे हो गई।